हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से कमारो कसा आहे तुम्हें के हालचाल के मुनाची कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स फिनिश कर लिए थे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बातें की, जहां पर नेट एटीपी या टोटल एटीपी या एटीपी के नाम पर केवल और केवल 2 एटीपी ही मिला। हमने जो है फेट ऑफ पाइरुवेट में जब पाइरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडाइज होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाएगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन 2 मेन पार्ट्स में फिनिश होता है। एक तो कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए और दूसरा एसिटिल कोएंजाइम ए से सारे हाइड्रोजन को रिमूव करना बाय द साइकिल कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। हमने साइकिल को भी फिनिश किया था। 4 बार डिहाइड्रोजनेशन किया, जिसमें 3 बार जो है NADH2 बना रिड्यूस्ड कंपाउंड के नाम पर, एक बार FADH2 रिड्यूस्ड कंपाउंड के नाम पर बना, और क्रेब्स साइकिल में एक बार डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन, सबस्ट्रेट लेवल पर एटीपी फॉर्मेशन हुआ जीटीपी के नाम पर या एटीपी के नाम पर। हमने अच्छे से बोला था जो है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस हुआ, उसके बाद हमने ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल है उसको हमने लिंक रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट किया 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने लिंक रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, 2 मेंशन करना भूल गया था, थोड़ा देख लीजिएगा। वेल 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए 10 साइक्लिक स्टेप्स के थ्रू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया। तो हमने क्रेब्स साइकिल के थ्रू जितना भी हाइड्रोजन था ग्लूकोज में, सारे हाइड्रोजन को निकाला स्टेप टू स्टेप और उसको ऑक्सीडाइज्ड NAD या FAD को देके कन्वर्ट करवा लिया रिड्यूस्ड कंपाउंड NADH2 और FADH2। अगर आप देखें तो ग्लाइकोलिसिस में तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। इवन लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में भी हमने डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं यूज किया है। बात समझिएगा। लेट इट बी ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन या क्रेब्स साइकिल जिसके थ्रू हम ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक किया, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया। यहां पर ना तो डायरेक्ट ऑक्सीजन का यूज हुआ और ना ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी मिला। एटीपी मिला ही कहां? सबस्ट्रेट लेवल पर अगर देखा जाए तो नेट 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में मिला। वैसे तो 4 बना था लेकिन 2 यूज हुआ था, तो नेट सबस्ट्रेट लेवल पर डायरेक्ट एटीपी हमें जो है 2 ही एटीपी मिला। ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में तो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। और क्रेब्स साइकिल में अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए कंसीडर किया जाए, 2 बार साइकिल कंसीडर किया जाए, तो केवल 2 जीटीपी जो कि बाद में एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, हमें 2 एटीपी मिला। ओवरऑल देखा जाए तो अब तक जो हमने बातें की, इन बातों में ऑक्सीजन का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन हमने नहीं मेंशन किया और 2 ग्लाइकोलिसिस और 2 क्रेब्स साइकिल का केवल 4 ही एटीपी सबस्ट्रेट लेवल पर बना। जबकि रेस्पिरेशन बोला जाता है कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी, जो हम काउंट करते हैं 36 या 38 एटीपी। अब तक ये बातें हमने नहीं की। अब तक का जो प्रोसेस था उस प्रोसेस में हमने किया क्या, जो ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन थे उस हाइड्रोजन के पास ग्लूकोज के पास जो स्टोर्ड एनर्जी है, ग्लूकोज के पास जो स्टोर्ड एनर्जी है 686 किलो कैलोरी या जो है 2870 किलो जूल जो स्टोर्ड एनर्जी है। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को हमने जो है कन्वर्ट किया था ग्लूकोज में, कैप्चर किया था ग्लूकोज में। तो हमने ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के थ्रू ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक किया, उसके हाइड्रोजन को
हैंड ओवर किया जो है हाइड्रोजन एक्सेप्टर रिड्यूसिंग कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर है NAD और FAD को। अब मैं ये जो ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन को हमने जो है हाइड्रोजन एक्सेप्टर रिड्यूसिंग कंपाउंड NADH2 और FADH2 को दिया। अब आगे स्टेप ले चल रहा हूं। आगे क्या होने वाला है, ये जो NADH2 और FADH2 बना, इस NADH2 को और FADH2 को मैं रीऑक्सीडाइज करूंगा, हाइड्रोजन निकाल दूंगा, सो दैट NADH2 रीऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन उसने दे दिया, खुद कन्वर्ट हो गया NAD में, वापस वो है ग्लाइकोलिसिस लिंक या क्रिप्स में हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए। सेम स्टोरी में FADH2 को रीऑक्सीडाइज किया जाएगा, हाइड्रोजन हम निकालेंगे, सो दैट FAD फिर से जो है सक्सिनिल कोएंजाइम A और सक्सिनेट और फ्यूमरेट के बीच में अवेलेबल हो जाए वापस से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के लिए। और ये जो हमने NAD और NADH2 और FADH2 को रीऑक्सीडाइज करके इनसे हाइड्रोजन निकाला, इस हाइड्रोजन के पास दो चीजें हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन H2 बना है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो हम रिड्यूस्ड कंपाउंड को अब करने वाले हैं रीऑक्सीडाइज, निकालने वाले हैं हाइड्रोजन जिसको आयोनाइज किया जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, और इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम कपल करेंगे, हम यूज करेंगे फर्दर ग्रेट अमाउंट या एडिशनल अमाउंट या ह्यूज अमाउंट ऑफ ATP फॉर्मेशन के लिए। So the hydrogen acceptor reduced compound, now they will go for reoxidation where they will release their hydrogen. The hydrogen, सुनिएगा, the hydrogen has proton and electron. The proton, it is used to create proton concentration gradient या proton motive force, and the released electron, the electron जो हाइड्रोजन में है, that electron via different electron acceptor compound या complex, finally it will go to या it will be accepted finally by the oxygen। अब यहां पर मैं ऑक्सीजन का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन रेस्पिरेशन में आपको मेंशन करूंगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू करने वाला हूं। टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम समझाएंगे अच्छे से। स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर आज का वीडियो लेक्चर। हेडिंग लिया हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS बोलते हैं, इसको हम रेस्पिरेटरी चेन भी हेडिंग को नाम दे सकते हैं। जो मोस्ट फेमस नाम है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी हेडिंग को नाम देते हैं। इस हेडिंग के बारे में शुरू किया जाए, मैं ये बोल रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। थ्रूआउट, ध्यान दीजिएगा, थ्रूआउट ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, और सुनिएगा, देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन and even more, there is no huge amount of ATP formation, नहीं हुआ। ध्यान सुनिएगा, यहां पर सुनिएगा, the hydrogen acceptor
the H plus acceptor, hydrogen acceptor reduced compound, the hydrogen acceptor reduced compound, that is NADH2 and FADH2, FADH2 in 8 years get reoxidized so that they become available again to accept hydrogen H plus या H2 कुछ भी मेंशन कर लीजिए। तो सुनिएगा यहां पर the released हाइड्रोजन कहां से रिलीज हुआ? NADH2 से और FADH2 से। The released hydrogen used to generate a proton gradient या PMF, proton motive force, and electron present in hydrogen transferred to oxygen which laterally get reduced to produce water, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है। and these processes are coupled with formation of ATP। ये जो लाइन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लाइन है, हम सिंपल करेंगे। सो ETS में या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में या फिर जो है टर्मिनल ऑक्सीडेशन में या रेस्पिरेटरी चेन में होने वाला क्या है? अब तक हमने जितने भी रिड्यूस्ड कंपाउंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर रिड्यूस्ड कंपाउंड बनाए, इन रिड्यूस्ड कंपाउंड का होगा रीऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन के पास दो चीजें हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन रिड्यूस्ड कंपाउंड के रीऑक्सीडेशन से जो प्रोटॉन हमको मिलेगा, उस प्रोटॉन को मैं यूज करूंगा प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश करने में, और जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, उसके थ्रू मैं फाइनली ऑक्सीजन को हैंड ओवर करूंगा। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन बाद में रिड्यूस किया जाएगा हाइड्रोजन के थ्रू टू यील्ड मेटाबॉलिक वाटर। और इस थ्रू आउट जो स्टोरी चलेगा, इस स्टोरी में हम एटीपी का फॉर्मेशन भी करवाएंगे। ठीक है, इरेज करके बात आगे रखते हैं, आगे सब कुछ कनेक्ट होगा। थोड़ा सुनिएगा, बात रख रहा हूं यहां पर। एनर्जी रिच हाइड्रोजन ऑफ ग्लूकोज, एनर्जी रिच हाइड्रोजन ऑफ ग्लूकोज throughout aerobic respiration are released and used in reduction of oxidized compounds like NAD and FAD into NADH2 and FADH2। यही किया गया। जो ग्लूकोज के पास स्टोर्ड एनर्जी है
वो एनर्जी बेसिकली हाइड्रोजन के फॉर्म में, उस एनर्जी को हमने जब ग्लूकोज को हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर रहे थे, जो है ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन या क्रेब्स साइकिल के थ्रू, तो ग्लूकोज के पास जो एनर्जी रिच हाइड्रोजन था, उस एनर्जी रिच हाइड्रोजन को हम NAD और FAD को हैंड ओवर कर रहे थे। थोड़ा सुनिएगा। नाउ ड्यूरिंग ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ड्यूरिंग ETS या ऐसे बोल दे, ड्यूरिंग ETS नहीं अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा लैंग्वेज ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, NADH2 and FADH2 are reoxidized. ध्यान दीजिएगा। सो हमने किया NADH2 का रीऑक्सीडेशन NAD प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में। ऐसे में हमने किया FADH2 का रीऑक्सीडेशन FAD प्लस 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में। बात समझिएगा। ये जो रीऑक्सीडेशन की वजह से हमें प्रोटॉन मिला, ये प्रोटॉन यूज्ड टू जनरेट प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, and this proton concentration gradient helps in formation of ATP। यही हमें आगे आपको डिटेल में समझाना है प्रोटॉन के लैंग्वेज में। और दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, थोड़ा सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन वाया डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स are transported to oxygen, which laterly reduced into metabolic water। सो अब मैं यहां पर दो चीजें बोलने वाला हूं। एक तो एटीपी जो हमारा मेन पर्पज है, रेस्पिरेशन का मेन पर्पज है ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करना। ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी हम प्रोटॉन की स्टोरी के थ्रू बना लेंगे। और दूसरा, हमें ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन का एरोबिक रेस्पिरेशन में मेंशन करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि देखो, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन यहां पर काम कर रहा है, इसीलिए हमने इस हेडिंग को नाम दिया टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का लास्ट एक्सेप्टर होगा और यही ऑक्सीजन मेटाबॉलिक वाटर के फॉर्म में भी जो है रिलीज होगा या बनेगा। ये इतना मेरा इंट्रोडक्शन रहा। इरेज करके और कुछ पॉइंट के थ्रू जो है ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन समझते हैं। थोड़ा और जो है डिटेल में जो है पॉइंट रख रहा हूं, समझिएगा। ETS सीधा का सीधा ETS को ही डिफाइन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाम ही काम बता रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो ETS इट रिप्रेजेंट sequential chain of certain electron carrier complexes या electron carrier proteins which are present in inner mitochondrial membrane and are involved in transport of electron released by NADH2 and FADH2 to
फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज ऑक्सीजन, या आगे मैं बताऊंगा नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, यहीं पर मेंशन ये भी करता चलूं, एज इन दिस प्रोसेस, ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के लैंग्वेज में एक्सेप्टर, दस process also called terminal oxidation। ठीक है, सो ये हो गया ईटीएस की स्टोरी। ठीक है, हम बताएंगे ईटीएस में कितने जो है सीक्वेंस में कितने अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन में, हम बताएंगे। यहां पर एक और हेडिंग है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसको भी हम क्लियर कर सकते हैं। और सुनते हैं क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नाम ही काम बता रहा है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय combining ADP with single inorganic phosphate। सो फॉस्फोराइलेशन में हम ATP बनाएंगे, और ATP बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके ATP बनाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हम ऑब्टेन करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड कंपाउंड से। सब कुछ कनेक्ट होगा, मेंशन करता हूं जो है it is process of formation of ATP by ADP and PI inorganic phosphate। और सुनिएगा, the energy required is provided by oxidation of reduced compound, that is NADH2 and FADH2। करेंटली ये जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा दो चीजें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहां पर भी NADH2 FADH2 यूज हो रहा है, यहां पर भी NADH2 FADH2 यूज हो रहा है। NADH2 और FADH2 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी रीऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी NAD और FADH2 का रीऑक्सीडेशन होना है। ETS में मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि रीऑक्सीडेशन ऑफ NAD और FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन होगा उसके लैंग्वेज में बातें होंगी, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ETS में जो है टर्मिनल ऑक्सीडेशन किया जाएगा इलेक्ट्रॉन के लैंग्वेज में, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में NAD और FADH2 के रीऑक्सीडेशन से प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होगा, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ब्रेकिंग होगा, और ब्रेकिंग ऑफ प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जो एनर्जी निकलेगा उस एनर्जी को हम यूज करेंगे एटीपी के फॉर्मेशन में। ठीक है, यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, हियर एटीपी synthetase plays role of ATP formation। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये पीटर मिचेल को इंडिकेट कर रहा है। हम बताएंगे प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फिर उसका ब्रेकिंग होना। पीटर मिचेल का अगर आप केमियोस्मोटिक थ्योरी जो है थोड़ा रिमाइंड करिए, जो हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं, तो वहां पर F0 F1 कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेटेज आता है। सो हमने ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो दो मेन हेडिंग है यहां पर डिफाइन कर लिया। अब वन बाय वन, ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमें चाहिए मेम्ब्रेन इसके लिए। सो ये स्टेप होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। इरेज करता हूं, थोड़ा बात समझिएगा मैं क्या यहां पर बोलना चाहता हूं। ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में देयर आर
5 complexes involved. 5 complexes involved in this process. 5 complexes involved in this process. कॉम्प्लेक्स का नाम थोड़ा सुनिएगा। पहला कॉम्प्लेक्स है NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, ये इसके पास FMN और आयरन सल्फर भी होता है। दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज SDH, ये कॉम्प्लेक्स 2 है। SDH, इसके पास FAD जो है और आयरन सल्फर होता है। कॉम्प्लेक्स है और भी बहुत सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होने चाहिए, थोड़ा सुनिएगा। तीसरा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C रिडक्टेज। साइटोक्रोम C रिडक्टेज, थोड़ा सुनिएगा। इसके पास है साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C एंड आयरन सल्फर, बात समझिएगा। उसके बाद चौथा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसके पास है साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। कहीं कहीं पर इवन कहीं पर मेंशन है आयरन ऑल्सो प्रेजेंट, Fe आयरन ऑल्सो प्रेजेंट। और पांचवा कॉम्प्लेक्स है ATPase। पांचवा कॉम्प्लेक्स है ATP सिंथेटेज और इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के लैंग्वेज में ऑक्सीसोम नाम देते हैं। ऑक्सीसोम क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या नाम देते हैं? फर्नांडेज मोरान पार्टिकल। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है। इसके पास जो है F0 जो कि इंटीग्रल पार्ट है और F1 जो कि पेरिफेरल पार्ट है। पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा प्लीज। मैं यहां पर ऑलरेडी मेंशन कर देना चाहूंगा, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 दे आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। Whereas जो कॉम्प्लेक्स 5 है इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर या इलेक्ट्रॉन कैरियर से कोई लेना देना नहीं, ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ETS में या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। 5 कॉम्प्लेक्सेस में 4 इलेक्ट्रॉन से रिलेट करते हैं और 1 प्रोटॉन से। और थोड़ा सुनिएगा, इंक्लूडिंग above complexes few other carriers are also involved but they are not complex carrier, they are simple carrier। जैसे यहां पर एक नाम लिया मैंने जो है यूबिक्यूनोन या कोएंजाइम क्यूनोन या सिंपली क्यूनोन, और दूसरा हमने लिया साइटोक्रोम C। ठीक है, यूबिक्यूनोन या कोएंजाइम क्यूनोन या सिंपल क्यूनोन ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर दोनों है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर दोनों हैं। और ये जो है साइटोक्रोम C ये केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है। मजे की बात ये है कि जो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में नहीं है, कोएंजाइम क्यूनोन या यूबिक्यूनोन और साइटोक्रोम C ये दोनों मोबाइल कैरियर्स हैं, दे आर मोबाइल कैरियर्स। ये सारी बातें, सारा कॉम्प्लेक्स और इन जो है मोबाइल कैरियर्स का अब मैं चल रहा हूं यूज करूंगा और एनर्जी बनेगा और टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा, हम समझाएंगे। ठीक है, तो यूबिक्यूनोन मेंशन कर लीजिएगा प्लीज। यूबिक्यूनोन, यूक्यू का जो है सिंपल फॉर्म है।
कोएंजाइम क्यूनोन, कोएंजाइम क्यूनोन या सिंपल क्यूनोन नाम रखते हैं। बाकी साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम C, ये सब साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो ये इतने कॉम्प्लेक्स और ये इतने कुछ जो है कैरियर्स यूज करने वाला हूं मैं रिड्यूस्ड कंपाउंड को रीऑक्सीडाइज करके। दो चीजें चलेंगी पैरेलल, ETS भी चलेगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी होगा। ठीक है, इरेज करता हूं इसको। सो स्टेप्स स्टार्ट करता हूं। ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पैरेलल में बताता रहूंगा, उसके पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टोटल रिड्यूस्ड NADH2 अपने पास कितना है, क्यों ना कैलकुलेट कर लें कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ETS में कितने NADH2 रीऑक्सीडाइज होंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और वापस रीऑक्सीडाइज होके वापस से प्रीवियस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे फिर से रिड्यूस होने के लिए। ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखा जाए तो दो NADH2 हमें ग्लाइकोलिसिस में मिला। याद आ रहा है ग्लाइकोलिसिस में कहां मिला? जब PgAl के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन किए थे, डिहाइड्रोजनेशन किया था और कन्वर्ट किए हुए थे 1,3 डाई PGA या बिस PGA में, तो वहां पर 2 NADH2 मिला था। हमें 2 NADH2 मिला था जो है लिंक रिएक्शन में। 2 पाइरुवेट ने किया था डिहाइड्रोजनेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन, साथ में बनाया था 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A। सो लिंक रिएक्शन में जहां पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट का, दोनों मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट ने 2 हाइड्रोजन रिलीज किया, एक्सेप्ट किया था NAD ने, बनाया था 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 ने। ठीक है, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 हमें मिला था जो है क्रेब्स साइकिल में। कहां पर मिला था? क्रेब्स साइकिल में। तो टोटल 10 NADH2 का स्टोरी चलेगा ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। वेल एडवांस में बता दूं, ये हर एक टीचर का अपना अलग अलग मेथड होता है, स्टाइल होता है समझाने का ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मेरा अपना अलग मेथड है, सिंपल मेथड है आपको समझाने का। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं अलग अलग जो है टीचर लोग, तो देख लीजिएगा, मैं अपने तरीके से ETS आपको समझा रहा हूं। और तो सुनिएगा, यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। ठीक है, सो 10 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 का ETS में वेलकम है। ठीक है, ETS में वेलकम है। इतने को लेके हम बात आगे बढ़ाने वाले हैं। वेल मेंशन कर दिया जाए यहां पर ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या टर्मिनल ऑक्सीडेशन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इटसेल्फ बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स या प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन डिपेंड होते हैं। thus it occurs over inner mitochondrial membrane। ठीक है, समझ के रखिएगा प्लीज। ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म में हुआ, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुआ। अब जो होने वाला है वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर होने वाला है। ठीक है, रेस कर रहा हूं इसको, थोड़ा पूरा कंप्लीट अपना ध्यान यहां पर दीजिए। कंसीडर क्लियर कर रहा हूं, ये छोटू सा मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ये मैंने एक छोटा सा जस्ट इसको समझने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होने वाला है ETS। मैं इत्तू से पार्ट को जूम आउट कर रहा हूं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, और इसको मैंने कंसीडर किया माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन।
ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, आउटर मेम्ब्रेन के बाहर होगा साइटोप्लाज्म और इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगा मैट्रिक्स। समझिएगा प्लीज। तो ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये यहां पर है इनर मेम्ब्रेन, यहां पर है इनर मेम्ब्रेन। मैट्रिक्स में हमारे पास अभी बताया 10 NADH2 है जो ETS में पार्टिसिपेट करेंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 है जो ETS में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पहले हम स्टोरी चलाते हैं विथ रेफरेंस टू NADH2। वैसे तो जो है दोनों को साथ में भी चला सकते हैं, बट जो है डायग्राम थोड़ा जो है गंदा या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू NADH2, NADH2 रिड्यूस्ड कंपाउंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। थोड़ा सुनिएगा। सो मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 लिया, NADH2 का एक मॉलिक्यूल लिया। इस NADH2 को एक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, जो अपना फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इट इज लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर जो थोड़ा L शेप का होगा, थ्रू आउट इनर मेम्ब्रेन पास होगा एज टनल या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये L शेप का कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है। सो NADH2 का कॉम्प्लेक्स 1 करेगा ऑक्सीडेशन, थोड़ा सुनिएगा, NADH2 NAD में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके हाइड्रोजन को निकाल लिया जाएगा। ये NAD वापस जो है पार्टिसिपेट करेगा, जहां पर फिर से हाइड्रोजन जो है क्रेब्स और लिंक रिएक्शन वगैरह में जरूरत पड़ेगी। यहां पर यह NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज जो कि कॉम्प्लेक्स 1 है, ने किया ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम NADH2 एंड द रिलीज्ड हाइड्रोजन पकड़ लिया गया कॉम्प्लेक्स 1 का कंपोनेंट FMN के थ्रू और ये FMN हाइड्रोजन को पकड़ के कन्वर्ट हो गया FMNH2 में। किस में कन्वर्ट हो गया? FMNH2 में। ये जो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के साथ अभी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किसका है? किसी और का नहीं, NADH2 का है। मुझे NADH2 और ये जो NADH2 का हाइड्रोजन है, ये तो पूरा ग्लूकोज को जो थ्रू आउट जब ब्रेक किया तो वहां से मिला हुआ है। तो मेरा है इस हाइड्रोजन के पास जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसको मेम्ब्रेन में लाना है। तो NADH2 के H2 में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसको मेम्ब्रेन में लाने के लिए कॉम्प्लेक्स 1 ने NADH2 का किया डिहाइड्रोजिनेशन, और डिहाइड्रोजिनेशन करके हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स 1 के कंपोनेंट FMN को दे दिया गया और FMN रिड्यूस हो गया FMNH2 में। ध्यान दीजिएगा प्लीज, FMNH2 का एक ही काम है, NADH2 के H2 को मेम्ब्रेन में ला देना। अब ये FMN वापस अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा FMN में, FMNH2 वापस अपने आप को FMN में कन्वर्ट कर लेगा और ये हाइड्रोजन को छोड़ देगा। इसने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, सो मेम्ब्रेन में पहुंच गया हाइड्रोजन, क्योंकि पूरी स्टोरी मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है। ये हाइड्रोजन अपने आप को 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर लेगा, अपने आयोनाइज के फॉर्म में आ गया। ठीक है। मेरा अपना अलग लैंग्वेज समझाने का है, समझिएगा। सो जो थ्रू आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हम बोलते हैं, उससे जो हाइड्रोजन रिलीज करवाया हमने, हाइड्रोजन को पकड़ा NAD ने, रिड्यूस्ड हो गया। अब उस हाइड्रोजन को, एनर्जी रिच हाइड्रोजन को हमें मेम्ब्रेन में लाना है। NADH2 के एनर्जी रिच हाइड्रोजन को कॉम्प्लेक्स 1 ने डिहाइड्रोजिनेशन के थ्रू मेम्ब्रेन में लाया, मेम्ब्रेन में वेलकम किया फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ने, और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन को मेम्ब्रेन में छोड़ के वापस FMN में कन्वर्ट हो गया, सो दैट जब दोबारा जो है NADH2 का डिहाइड्रोजिनेशन हो तो दोबारा रेडी हो जाए।
यही चलता रहेगा। हाइड्रोजन ऑफ NaDH2 अब आ चुका है मेम्ब्रेन में, ये अपने आप को कर लेगा आयोनाइज। आयोनाइज करने के बाद ये जो दो हाइड्रोजन निकला, ये जो दो हाइड्रोजन निकला, बात पकड़िएगा, ये जो दो हाइड्रोजन या प्रोटॉन निकला, ये प्रोटॉन इट इज थ्रोन इन द, इट इज दिस प्रोटॉन इट इज रिलीज्ड या इट इज पम्प्ड या इट इज थ्रोन इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या है? ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये इलेक्ट्रॉन को वेल यहां पर मैं थोड़ा जो है आउट ऑफ जा रहा हूं, या ठीक है ऐसे बना देते हैं, जो है कुछ ऐसा बना देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा और मोटा कर देता हूं और बड़ा कर देता हूं ताकि सारी स्टोरी इसी में कवर हो जाए। तो ये एल शेप का कॉम्प्लेक्स है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये मैंने ऐसे बना दिया कॉम्प्लेक्स 1 को। अब ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन निकला, ये आयरन सल्फर, दो इलेक्ट्रॉन आयरन और सल्फर के थ्रू पास होगा नेक्स्ट के पास। दो इलेक्ट्रॉन आयरन और सल्फर के थ्रू पास होगा यूबिक्यूनोन के पास। यूबिक्यूनोन ये जो है इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन इनर मेम्ब्रेन। यूबिक्यूनोन ये इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये यूबिक्यूनोन इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास। नीड योर अटेंशन, कॉम्प्लेक्स 2 के पास नहीं। कॉम्प्लेक्स 2 का रोल आएगा FADH2 से रिलेटेड। नाउ यहां पर ये यूबिक्यूनोन नेक्स्ट NaDH2 के रेफरेंस में मैं यहां पर बता रहा हूं, ये जाएगा जो है कॉम्प्लेक्स 3 के पास। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम B आयरन सल्फर साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, तो ये है कॉम्प्लेक्स 3। ये यहां पर है कॉम्प्लेक्स 3, ध्यान दीजिएगा। अब कॉम्प्लेक्स 3 से, अच्छा ये जो है साइटोक्रोम BC1 ने 2 इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर को दिया, आयरन सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को दिया। साइटोक्रोम C से नाउ 2 इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा मजेदार है, 2 इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम C पकड़ लेगा। साइटोक्रोम C पकड़ लेगा। नाउ साइटोक्रोम C आया, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन लिया और ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को हैंडओवर कर देगा अगेन कॉम्प्लेक्स 4 को। तो ये है कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 क्या है? साइटोक्रोम A, इसके पास 2 कॉपर सेंटर है, ठीक है, 2 कॉपर सेंटर है, और साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 जिसके पास 2 कॉपर सेंटर है। इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C कॉपर सेंटर, साइटोक्रोम A3 2 इलेक्ट्रॉन गया। और नाउ साइटोक्रोम A3 से फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम A3 से फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ध्यान यहां दीजिएगा, फाइनली साइटोक्रोम A3 से 2 इलेक्ट्रॉन हैंड ओवर किया जाएगा हाफ O2 या नेसेंट ऑक्सीजन। हाफ O2 या इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, और ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज हो जाएगा O माइनस में। सो NaDH2 जब ETS में पार्टिसिपेट करेगा तो जो है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1, उसके बाद यूबिक्यूनोन, या ऐसे बोले NaDH2 डिहाइड्रोजिनेज, यूबिक्यूनोन, साइटोक्रोम B C1CAA3 ये पार्टिसिपेट किए। बात समझिएगा, नीड योर अटेंशन। NaDH2 के पास जो 2 हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एज इट इज पंप हो गया इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जब ध्यान दीजिएगा, जब कॉम्प्लेक्स 3 से 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास जाता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करता है कॉम्प्लेक्स 3 इन द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन।
दो प्रोटॉन को पंप करेगा फ्रॉम द मैट्रिक्स इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. So complex 3 it performing two works: transfer of electron as well as pumping of proton from matrix into intermembrane space. ऐसे में even the energy of electron utilized by complex 4 for pumping of two protons from the matrix in the intermembrane space. बात समझिएगा, ठीक है. यहां पर एक ट्विस्ट कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा. कहीं कहीं पर कॉम्प्लेक्स 1 4 प्रोटॉन पंप करता है, कॉम्प्लेक्स 2 4 प्रोटॉन पंप करता है, कॉम्प्लेक्स 3 2 प्रोटॉन पंप करता है. ऐसी भी कहानियां आपको मिलेंगी, ऐसा भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा. वो लैंग्वेज मैं नहीं यूज कर रहा हूं, जो एक सिंपल लैंग्वेज है जिससे जो है पूरी स्टोरी जस्टिफाई होगी, मैं वो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं. ठीक है, 4 4 2 ऐसा मेंशन होता है. वेल लीव दैट पॉइंट. ठीक है, वो जो है डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको समझ लीजिए. मेरे को ये लैंग्वेज पता है तो मैं अपने लैंग्वेज में आपको अच्छे समझा रहा हूं. ठीक है, तो सुनिएगा यहां पर, अब ध्यान दीजिएगा. NADH2 में कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 ने पार्टिसिपेट किया इलेक्ट्रॉन कैरियर के नाम पर. इसने 2 प्रोटॉन पंप किया मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, इसने भी 2 प्रोटॉन पंप किया मैट्रिक्स सेंटर में, और इसने भी. सो टोटल 1 NADH2 से 6 प्रोटॉन्स पंप हुए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द मैट्रिक्स इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, कैन आई से प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. और क्या मैं बोलूं, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा मैट्रिक्स में. ठीक है, pumping of proton from by the complexes results in increase in proton concentration in the intermembrane space and proton concentration decrease होगा in the matrix. So एक मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन के उस तरफ प्रोटॉन ज्यादा, इस तरफ प्रोटॉन कम, प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट स्टैब्लिश हुआ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स स्टैब्लिश हुआ. बात समझा? एंड यू बेटर नो, जब कोई एलिमेंट जो है, जब कोई पार्टिकल एक तरफ ज्यादा होता है और दूसरी तरफ कम होता है, तो अपने कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए वो पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है. लो कंसंट्रेशन है मैट्रिक्स में, हाई कंसंट्रेशन है स्पेस में. मैट्रिक्स से प्रोटॉन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी यूज किया 1 3 और 4 ने. नाउ प्रोटॉन को पता चला मेरा कंसंट्रेशन इन द स्पेस ज्यादा है, इन द मैट्रिक्स कम है. प्रोटॉन अपने कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए फ्रॉम द स्पेस इन द मैट्रिक्स आना चाहेगा, बट प्रोटॉन के लिए मेम्ब्रेन तो इम्परमिएबल है. बात पकड़ेगा, प्रोटॉन के लिए मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है. प्रोटॉन तड़प रहा है स्पेस से इन द मैट्रिक्स आने के लिए, अपने कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए. ये तमाशा कहीं, ये तड़पन कहीं दूर इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट 2 पार्टनर देख रहे थे. एक पार्टनर इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड था जिसको हमने यहां पर F0 नाम दिया, और दूसरा पार्टनर यहां पर है F1 प्रोट्रूड आउट. CF1 थैलाकॉइड या क्लोरोप्लास्ट के लैंग्वेज में था, और माइटोकॉन्ड्रिया के लैंग्वेज में F0F1. ये जो F0F1 है, यही है कॉम्प्लेक्स 5, यही है कॉम्प्लेक्स 5. ठीक है, इसी का नाम है F0F1 कॉम्प्लेक्स. इसी का नाम है ATPase या ATP सिंथेटेज. इसी का नाम है ऑक्सीसोम. इसी का नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल एक्सेट्रा. ठीक है, नाउ इसमें F0 एक टनल प्रोटीन के जैसा काम करता है और F1 कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करता है. F1 का काम है, ध्यान दीजिएगा,
एडीपी और आईपी को जोड़ के एटीपी बनाना। बट एडीपी और आईपी को जोड़ के एटीपी बनाने के लिए F1 को चाहिए एनर्जी। F1 को पता है जब कोई पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। F1 ने F0 को बोला थोड़ा देखो तो सही, इधर इधर यहां इधर, तो देखो प्रोटॉन तड़प रहा है बाहर आने के लिए, बट मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, आप तो टनल प्रोटीन होना, आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाओ। सो F0 ने एट अ टाइम दो प्रोटॉन को हेल्प किया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। दो प्रोटॉन वाया F0 आया, वाह क्या रैंक किया मैंने, दो प्रोटॉन एट वंस वाया F0 बाहर आया, और दो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ब्रेकिंग एट वंस विल गिव सफिशिएंट एनर्जी टू F1 टू कंबाइन ADP विथ IP टू प्रोड्यूस ATP। ऐसे में दो प्रोटॉन एक ATP बनाएगा। और ये जो दो प्रोटॉन आया वाया F0, ये दो प्रोटॉन निगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन, टर्मिनल ऑक्सीडेशन में निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेगा वाटर। क्या बना लेगा? मेटाबॉलिक वाटर। ये वाटर बन रहा है, वैसे तो वाटर बनता नहीं है, वेल ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू वाटर बनाया गया प्रोटॉन और निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन को जोड़ के। सो रिलीज ऑफ टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 ATP। ध्यान दीजिएगा यहां पर दो प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 ATP। मुझे बताइए प्लीज, एक NADH2 ने कितना प्रोटॉन पंप किया मैट्रिक्स में? 6 प्रोटॉन, दो प्रोटॉन से 1 ATP, तो 6 प्रोटॉन से 3 ATP, मतलब एक NADH2 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? 3 ATP। और हमारे पास टोटल प्रोटॉन NADH2 कितना है? 10 NADH2 है, तो क्या मैं बोलूं, हमें NADH2 का ETS में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करने के बाद मिलेगा 30 ATP। बात क्लियर है? सो हाइड्रोजन में जो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन का हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर या कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू टर्मिनल ऑक्सीडेशन करवाया, while electron was transported via different electron carrier complexes या electron carrier molecules, proton also using the electron energy pump हुआ in the space and proton concentration gradient establish हुआ स्पेस और मैट्रिक्स के बीच में, ब्रेक करवाया F0 F1 ने प्रोटॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ब्रेकिंग से जो एनर्जी निकला उसको यूज किया ATP फॉर्मेशन में, और प्रोटॉन टर्मिनल ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो ऑक्सीजन है निगेटिवली चार्ज उसके साथ ऐड होके बनाया मेटाबॉलिक वाटर। तो ये था विथ रेफरेंस टू NADH2। ठीक है, इसका जो है थोड़ा थियरी मेंशन कर लेते हैं, रिटन पार्ट मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद हम बात कर लेंगे जो है FADH2 का। ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पर विथ रेफरेंस टू NADH2, यहां पर मैंने मेंशन किया पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में NADH2 ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स 1 थोड़ा सुनिएगा, हाइड्रोजन टेकन बाय FMN and converted into FMNH2 फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। NADH2 का हाइड्रोजन ने लिया और ये फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड आयरन और सल्फर कॉम्प्लेक्स 1 के कंपोनेंट है। तो सुनिएगा, FMNH2 by releasing hydrogen in membrane again becomes available to accept hydrogen। ध्यान दीजिएगा, released hydrogen get ionized
गेट आयोनाइज्ड। ये लैंग्वेज थोड़ा जो है ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी जो है टीचर्स के रेफरेंस में डजंट मैटर, जो अपना मेन एम है वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा स्टाइल है। रिलीज्ड हाइड्रोजन गेट आयोनाइज्ड इनटू 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो सुनिएगा, दो प्रोटॉन देन मैं बोल सकता हूं पम्प्ड इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो सुनिएगा, टू इलेक्ट्रॉन वाया आयरन सल्फर ट्रांसफर्ड टू यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन जो है यूबिक्विनोन ऑक्सीडाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके। थोड़ा सुनिएगा, यूबिक्विनोन नेक्स्ट ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3, याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स 2 नहीं, कॉम्प्लेक्स 3, which transfer the two electron to complex 4 via cytochrome C। तो साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में काम कर रहा है। थोड़ा सुनिएगा, while transporting electron complex 3 pumps 2 proton from matrix into intermembrane space। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर कॉम्प्लेक्स 4 फाइनली ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन टू नेसेंट ऑक्सीजन या हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल which gets negatively charged या ऑक्सीडाइज बोल दो, टर्मिनल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड CHAR चार्ज्ड, दैट इज O माइनस। यहां पर ये भी मेंशन कर दें, कॉम्प्लेक्स 4 also pumps 2 proton from matrix into space। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा थियरी। और बातें कर लेते हैं NADH2 के रेफरेंस में। इरेज करता हूं इसको, ध्यान दीजिएगा यहां पर 1 NADH2 involvement in ETS results in pumping of 6 proton in space। और सुनिएगा, आगे मैंने यहां पर मेंशन किया पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स इन स्पेस results in proton concentration gradient या प्रोटॉन मोटिव फोर्स PMF फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा यहां पर दिस gradient is broken by F0 F1 complex, that is complex 5। तो सुनिएगा, while facilitated diffusion मेंशन कर दे, while
facilitated diffusion of two proton from space into matrix via F0 part. थोड़ा सुनिएगा. The released energy utilized by F1 part to form ATP by ADP and inorganic phosphate PI या IP कुछ भी लिख दो, ठीक है. और थोड़ा सुनिएगा. released two proton in matrix reduces O minus into water. This represent metabolic water. Thus 1NADH2 in oxidative phosphorylation gives 3 ATP. ठीक है, टोटल 30 ATP हो जाएगा, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से मिला. इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं. बात फिनिश करता हूं विथ रेफरेंस टू FADH2 जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ATS में पार्टिसिपेट करेगा तो इसकी स्टोरी कैसे होगी, इससे कैसे हम एनर्जी ऑब्टेन करेंगे. तो E है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, E है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. मैट्रिक्स में है FADH2, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं FADH2 के. ध्यान दीजिए यहां पर FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 जो कि एक स्मॉल कॉम्प्लेक्स है, स्मॉलेस्ट कॉम्प्लेक्स है, विच इज एसोसिएटेड विथ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और वो भी टुवर्ड्स द मैट्रिक्स साइड. सो ये यहां पर मैंने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अटैच्ड प्रेजेंट टुवर्ड्स द जो है मैट्रिक्स साइड, हमने यहां पर कॉम्प्लेक्स 2 रखा. ये है कॉम्प्लेक्स 2. कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज SDS. कॉम्प्लेक्स 2 ने किया FADH2 का डिहाइड्रोजिनेशन, FAD वापस अवेलेबल हो गया क्रेब्स साइकिल में, और जो हाइड्रोजन निकला ध्यान दीजिएगा प्लीज, यूबिक्विनोन कॉमन है NAD और FADH2 दोनों में. यूबिक्विनोन NADH2 से इलेक्ट्रॉन लेता है और यूबिक्विनोन FADH2 से जो है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस हम बोलते हैं, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस लेता है, मतलब हाइड्रोजन लेता है. ये हाइड्रोजन यूबिक्विनोन पकड़ेगा, जो इसके पहले पकड़ा था इलेक्ट्रॉन को, NADH2 वाला इलेक्ट्रॉन. ये यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के कन्वर्ट हो जाएगा UQS2, यूबिक्विनोल में. थोड़ा सुनिएगा, मेंशन कर दे रहा हूं. यूबिक्विनोन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH2 या कॉम्प्लेक्स 1 लिख दे, एंड ऑल्सो एक्सेप्ट्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट. हाइड्रोजन को हम रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस नाम दे रहे हैं, इक्विवेलेंस फ्रॉम FADH2 का H2 एक्सेप्ट करेगा या कॉम्प्लेक्स 2. ध्यान दीजिएगा. सो
NADH2 के H2 को मेम्ब्रेन में लाने का काम FMN का है और FADH2 के H2 को मेम्ब्रेन में लाने का काम यूबिक्विनोन का है। रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, सुनिएगा, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन कॉल्ड यूबिक्विनोल, यूबिक्विनोल हाइड्रोजन को छोड़ देगा, यूबिक्विनोल हाइड्रोजन को छोड़ देगा, ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन को छोड़ देगा इन द मेम्ब्रेन और वापस अपने आप को यूबिक्विनोन में कन्वर्ट कर लेगा सो दैट अगेन अवेलेबल रहे। हाइड्रोजन ये अपने आप को आयोनाइज करेगा 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन में, बट इस बार ये जो 2 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 2 के लैंग्वेज में जा रहा है, ये 2 प्रोटॉन पंप नहीं कर पाएगा, ये 2 प्रोटॉन बाहर नहीं जा पाएगा। इसका एक लॉजिक मेरे दिमाग में चलता है कि जो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 थे, दे आर टनल प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है, ध्यान दीजिएगा यहां पर कॉम्प्लेक्स 2 दैट इज SDH, इट इज स्मॉल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अटैच्ड विथ inner membrane, present towards matrix. It cannot pump protons due to its small size. तो ये 2 प्रोटॉन या तो मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा या तो बाहर जो है मैट्रिक्स की तरफ आ जाएगा, वापस नहीं जा पाएगा। इस प्रोटॉन के रेफरेंस में इतनी बातें नहीं। नाउ नीड अटेंशन, 2 इलेक्ट्रॉन जो है अब कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 के बाद कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 कौन सा है? साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम C, ये रहा कॉम्प्लेक्स 3 के पास इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 से कौन ले लेगा साइटोक्रोम C, ठीक है, और साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को फिर किसको दे देगा? कॉम्प्लेक्स 4 को। ध्यान दीजिएगा प्लीज, तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा गया साइटोक्रोम A, देन आयरन और कॉपर, 2 कॉपर सेंटर आएंगे, उसके बाद जो है साइटोक्रोम A3, और साइटोक्रोम A3 से फाइनली इलेक्ट्रॉन गिवन टू हाफ O2 मॉलिक्यूल जो कन्वर्ट हो जाएगा O माइनस में। ध्यान दीजिएगा यहां पर FADH2 के लिए कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कॉम्प्लेक्स 2 ये प्रोटॉन पंप नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 ये 2 प्रोटॉन पंप करेगा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स 4 भी 2 प्रोटॉन पंप करेगा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो एज यूजुअल यहां पर भी 2 प्रोटॉन व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करेगा कॉम्प्लेक्स 2, मैट्रिक्स के प्रोटॉन को फेंकेगा इन द स्पेस, 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से उठाएगा, पंप करेगा कॉम्प्लेक्स 4 व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो FADH2, एक FADH2 के जो है, एक FADH2 जब ETS में पार्टिसिपेट करेगा तो 1 FADH2 4 प्रोटॉन पंप करता है, ठीक है। वैसे तो जो है कहीं कहीं पर न्यू NCERT वगैरह में या कोई जो है एक NADH2 10 प्रोटॉन और एक FADH2 6 प्रोटॉन मेंशन करते हैं। वेल वो हम लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे हैं। NCERT के डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिएगा प्लीज, और स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा मैं यहां पर समझा रहा हूं। फिर से कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स 3 और 4 FADH2 के रेफरेंस में प्रोटॉन को जो है लेंगे फ्रॉम द मैट्रिक्स, फेंकेंगे, पंप करेंगे इन द स्पेस, तो अगेन प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ेगा स्पेस में और प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम होगा। यहां पर प्रोटॉन कंसंट्रेशन मैट्रिक्स में कम होगा और स्पेस में बढ़ेगा। अगेन अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को इक्वल करने के लिए प्रोटॉन मैट्रिक्स स्पेस से आना चाहेगा इन द मैट्रिक्स, बट जो है मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, तो ये सीधी सी बात है। अगेन कनेक्ट कर रहा हूं, इस तमाशा को, इस तड़प को देख रहे थे 2 पार्टनर F0 F1। F0 टनल पार्ट है, F1 पेरिफेरल पार्ट है।
F1 के पास कैटालिटिक एक्टिविटी होता है, ये ADP और IP को जोड़ के बना देता है ATP। ADP और IP को जोड़ के बना देता है ATP। के लिए चाहिए इसको एनर्जी। ये F0 को बोला कहीं इधर तो देखो, कहीं कहीं देखो तो से प्रोटॉन बेचारा वो बाहर आना चाहता है, बट मेम्ब्रेन नहीं उसके लिए परमिएबल है। मैट्रिक्स से स्पेस में गया था एनर्जी यूज करके, अब एनर्जी देने वाला कोई नहीं है, तो ये प्रोटॉन को बुलाएगा। दो प्रोटॉन एट वंस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू आएंगे इन द मैट्रिक्स और एनर्जी यूज कर लेगा F1 कंबाइन करने में, और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके मेटाबॉलिक वाटर बना देगा। ठीक है, सो यहां पर दो प्रोटॉन से एक एटीपी बन रहा है, चार प्रोटॉन से दो एटीपी बनेगा। सो एक NADH2 तीन एटीपी बनाता है और एक FADH2 दो एटीपी बनाता है। हमारे पास है दो FADH2, तो दो FADH2 से चार एटीपी बनेगा। ठीक है, 10 NADH2 से 30, दो FADH2 से चार, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 34 एटीपी हो गया। क्रेब्स साइकिल का सबस्ट्रेट लेवल पर दो एटीपी और ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल पर नेट दो एटीपी, चार बने थे, दो पहले यूज हुए थे, तो नेट दो एटीपी। तो सबस्ट्रेट लेवल पर चार एटीपी हो गए, दो ग्लाइकोलिसिस का, दो क्रेब्स का। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पर चार एटीपी, दो मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 से बना, और 30 एटीपी 10 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से बना। तो 30 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, सॉरी 34 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, चार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का, हो गया ना 34 + 4 38 एटीपी। कंडीशन डिपेंड 38 कब होगा, 34 6 कब होगा, अब नेक्स्ट हेडिंग में हम समझेंगे। वेल ये इरेज कर रहा हूं, बात रखता हूं यहां पर आगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। FADH2 इज ऑक्सीडाइज्ड बाय complex 2 that is SDH. It is a small protein या enzyme attached with inner mitochondrial membrane या inner membrane present towards matrix site। एक बात यहां पर मेंशन करना बनता है, SDH के लैंग्वेज में SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, याद तो करिए क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या किया था, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट किया था। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या मैं बोलूं, इट इज लिंक एंजाइम या कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला जा सकता है। सो SDH इज कनेक्टिंग लिंक या इसको लिंक एंजाइम बोल सकते हैं बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बात मेंशन कर रहा हूं आगे ये कि कॉम्प्लेक्स टू दैट इज SDH cannot pump proton from the matrix in the space। थोड़ा सुनिएगा, हाइड्रोजन released from FAD taken by UQ and converted into UQH2 यूबिक्यूनोल लिखवा चुका हूं मैं, थोड़ा सुनिएगा यहां पर। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जब आयोनाइज होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 passes to complex 4 via mobile carrier that is cytochrome C। तो सुनिएगा, both complex 3 and 4 as usual pumps
2 प्रोटॉन्स, तो क्या मैं बोलूं 10 1FADH2 in ETS pumps 4 प्रोटॉन, ठीक है। एंड जो है एज यूजुअल 2 प्रोटॉन प्रोड्यूसेस 1 ATP। जब 2 प्रोटॉन वो F0 F1 से बाहर निकलेगा। इरेज कर रहा हूं इसको, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर क्या बोला 2FADH2 ड्यूरिंग ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस 4 ATP, याद रखिएगा। सो ऐसे में ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमने यहां पर फिनिश किया। पर 2 इलेक्ट्रॉन 1 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। सो 10 NAD वाटर मॉलिक्यूल का वैसे कैलकुलेशन जो है टॉपिक खींच लेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम कॉमन प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस इंक्लूड करके चलें तो ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बता दिया, फिनिश कर दिया, ठीक है। क्लियर है। सो अब नेक्स्ट हेडिंग में यहां पर रख रहा हूं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट या ATP एनर्जी बैलेंस शीट। हेडिंग लिया मैंने रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट या एनर्जी बैलेंस शीट, एनर्जी बैलेंस शीट सिंपली रिप्रेजेंट काउंटिंग ऑफ टोटल ATP गेन या टोटल ATP या नेट ATP गेन या प्रोड्यूस्ड आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिए। सो यहां पर मैंने मेंशन किया ग्लाइकोलिसिस, थोड़ा सुनिएगा। ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितना ATP मिलेगा। दूसरा ETS में या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मेन हेडिंग है, इस पर कितना ATP मिलेगा। देन यहां पर कितना ATP यूज होता है, ATP यूज्ड, और लास्ट में नेट ATP गेन कितना होगा। इस 4 हेडिंग के थ्रू हम बात रखने वाले हैं, ATP की काउंटिंग करने वाले हैं। ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात किया जाए तो 4 ATP प्रोड्यूस हुआ था। 1,3 डाई PGA या बाई PGA का 2 मॉलिक्यूल जब 3 PGA में कन्वर्ट हुआ था तो 2 ATP बनाया गया था, और फॉस्फेनॉल पाइरुवेट जब पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ था तो 2 ATP बनाया गया था, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 रिड्यूस्ड कंपाउंड ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस हुआ, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 6 ATP या 4 ATP कंडीशन डिपेंड देगा। हम बताएंगे ये कंडीशन डिपेंड क्या होता है। ATP used glucose converted into glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate converted into fructose 1,6 diphosphate। 2 जगह पर हमने 2 ATP यूज किया, ठीक है। सो नेट ATP देखिएगा, ये 6 + 4 10 या 6 + 4 + 4 8 -2 कर दे तो हमें नेट ATP 8 और 6 ATP मिलेगा, ठीक है। अगर हम 4 और 6 ले रहे हैं जो प्रोड्यूस हुआ तो 10 - 2 8 आ गया। अगर हम 4 और 4 ले रहे हैं, 4 और 6 कैसे है हम बताएंगे, तो 6 ATP आ सकता है। ये रहा यहां पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बात करें हम लिंक रिएक्शन की, तो लिंक रिएक्शन में सबस्ट्रेट लेवल पर कितना ATP प्रोड्यूस हुआ, 0। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 2 NADH2 बना था, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 6 या 4 ATP देगा। ATP यूज कितना हुआ, 0 ATP यूज हुआ और लिंक रिएक्शन में, तो यहां पर 6 या 4 ATP नेट गेन कंसीडर होगा,
बात समझिएगा। यहां पर हमने मेंशन किया नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, सो क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल पर हमें 2 जीटीपी या 2 एटीपी मिला था। जीटीपी एटीपी प्लांट और एनिमल का लैंग्वेज बताया था हमने। ईटीएस में जो है 2 साइकिल ले 4 बार डिहाइड्रोजनेशन हुआ था, 3 बार NADH2 बनेगा और 1 बार FADH2। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए वाला हम 2 साइकिल कंसीडर कर रहे हैं, तो 6NADH2 एक से बनता है 3, तो 18 एटीपी हो जाएगा और 2 FADH2 से जो है 4 एटीपी हो जाएगा। ठीक है, सो ये टोटल 22 एटीपी। एटीपी यूज कितना हुआ? 0। ठीक है, एटीपी यूज कितना हुआ? 0। तो 22 + 2 24 एटीपी। 24 एटीपी हमें मिलेगा यहां ग्लाइको जो है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, और अगर हम यहां पर मेंशन कर ले नेट गेन ऑफ एटीपी, नेट गेन ऑफ एटीपी, तो 24 + 6 + 8, 24 + 6 + 8 हो जाएगा 38। 24 + 4 + 6, 24 + 4 28 और ये 6 जो है, एक मिनट 24 + 4 28 और 8 से 14 34 36 होना चाहिए। एक मिनट, कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई है। कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर केवल 6 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, हम समझाएंगे, डोंट वरी। ये 8 या 6 होना कंडीशन डिपेंड केवल ग्लाइकोलिसिस के लिए एप्लीकेबल है, बाकी जगह पर नहीं एप्लीकेबल है। तो 24 + 6 + 8 38, 24 + 6 + 6 36 हो जाएगा, 36 एटीपी। ठीक है, एटीपी का नंबर कम या ज्यादा नेक्स्ट हेडिंग में मैं बोलूंगा, केवल ग्लाइकोलिसिस के लिए एप्लीकेबल है, बाकी यहां पर कोई। ठीक है, इरेज करके और थोड़ा जो है इसको तोड़ के समझते हैं। बात मेरे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर हमें पूछा गया टोटल एटीपी गेन इन एरोबिक रेस्पिरेशन, टोटल एटीपी गेन इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो जो हम ग्लाइकोलिसिस का 2 एटीपी माइनस कर रहे थे वो माइनस नहीं करेंगे। तो 4 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल पर बना, 2 NADH2 से 6 जो है हमें 2 NADH2 से 6 एटीपी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लेवल पर बनेगा ग्लाइकोलिसिस वाला। तो 6 + 4 10 एटीपी, 6 एटीपी हो जाएगा किसका? जो है 2 NADH2 से 6 एटीपी हो जाएगा लिंक रिएक्शन का, और 24 एटीपी जो है टोटल सबस्ट्रेट लेवल पर और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लेवल पर क्रेब्स साइकिल का। तो सुनिएगा 10 + 6 + 24 ये है टोटल एटीपी ग्लाइकोलिसिस का, ये है लिंक रिएक्शन का और ये है क्रेब्स का। बात समझिएगा, टोटल एटीपी पूछा जाए तो 40 एटीपी, टोटल एटीपी पूछा जाए तो 40 एटीपी, और अगर जो है हमें नेट एटीपी पूछा जाए, नेट एटीपी गेन पूछा जाए, तो जनरली जो है 40 एटीपी -2 एटीपी ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो यूज किया था वो कर देंगे, तो 38 एटीपी आ जाएगा, 38 एटीपी। बात समझिएगा। अब यहां पर एक स्टोरी आपके सामने रख रहा हूं, समझिएगा अच्छे से। ये है, मानता हूं, सेल, ये है सेल। सेल में यहां पर है माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर है माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान दीजिए। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेक हुआ इन द फॉर्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, और यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बना।
दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बना। इस दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बना तो कहां बना? साइटोप्लाज्म में। कहां पर बना? साइटोप्लाज्म। तो इसको साइटोप्लाज्मिक NADH2 बोले, या इसको जो है हम एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्मिक NADH2 बोल दे, या एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NADH2 बोल दे, या ग्लाइकोलाइटिक NADH2 बोल दो। मेरी बात समझिएगा, इस NADH2 जो साइटोप्लाज्म में बना, इसको अगर ETS में पार्टिसिपेट करना है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करना है, तो आना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर आना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर ETS हो रहा है। सो साइटोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल NADH2 या ग्लाइकोलाइटिक NADH2 ये दो सटल सिस्टम के थ्रू इंटर करते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो यहां पर टू इंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया नीड योर अटेंशन। अगर NADH2 ETS में पार्टिसिपेट करने के लिए इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ETS जो है वहां पार्टिसिपेट करने के लिए सटल सिस्टम लिया, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ही है जो इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, और एक है मैलेट aspartate shuttle। So the cytoplasmic NADH2 को ETS में पार्टिसिपेट करवाने के लिए ये दोनों शटल जो है टू इंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया, 2 shuttles प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन, बेसिकली इनर मेम्ब्रेन से रिलेटेड हैं। ये दोनों शटल सिस्टम है। बात समझिएगा, NADH2 अगर वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू आया, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। और एक बात, NADH2 एज इट इज अंदर नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि NADH2 एज इट इज अगर अंदर आ गया तो साइटोप्लाज्म में जब दूसरी बार ग्लाइकोलिसिस होगा तो हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए NAD, ऐसा तो नहीं साइटोप्लाज्म में इनफाइनाइट नंबर में NAD है, हर बार ग्लाइकोलिसिस हो हाइड्रोजन निकले डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू और NAD उसको हाइड्रोजन को पकड़ कर रिड्यूस होता रहे। नहीं, जितना भी NAD है उसको हमें बाद में रीऑक्सीडाइज करके इन द साइटोप्लाज्म में रखना होगा। तो NADH2 का मुझे हाइड्रोजन चाहिए, हमें क्या चाहिए? केवल हाइड्रोजन। सो NADH2 का हाइड्रोजन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल से अगर उसकी एंट्री हो रही है तो वो FAD के साथ रिएक्ट करेगा, और यहां पर NAD, दो मॉलिक्यूल ऑफ NAD वापस साइटोप्लाज्म में रिटेन रहेगा, और FAD ये रिएक्ट करेगा FADH2, 2 H2 निकल रहा है, 2 FAD 2 FADH2। सो NADH2 अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू अंदर आ रहा है ETS में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो NADH2 FADH2 के फॉर्म में कन्वर्ट होके आएगा, और यहां पर NADH2 दो मॉलिक्यूल, इसने 2 हाइड्रोजन दिया और 2 NAD में कन्वर्ट हो गया, ये एज इट इज साइटोप्लाज्म में रिटेन रहेगा। मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू 2 NAD ही एक्सेप्ट करेंगे हाइड्रोजन को और NAD के फॉर्म में ही आएगा। मैं बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल का इंटरनल कंपोनेंट है FAD, ठीक है। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का कंपोनेंट है FAD। तो जब ग्लिसरॉल 3 कंपोनेंट FAD, जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा NADH2 के H2 को अंदर आने में, तो NADH2 के H2 को लेगा और वो अपने कंपोनेंट FAD को देगा, और FAD फिर उसको लेके अंदर आ जाएगा। और मैलेट एस्पार्टेट शटल में NADH2 के H2 को इन द मैट्रिक्स FAD ही एक्सेप्ट करता है। तो अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल हुआ,
और मैलेट एस्पार्टेट शटल हुआ। इरेज करके थोड़ा बात आगे ले चल रहा हूं, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट G3P शटल अगर ये चला तो ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 FADH2 काउंट करना पड़ेगा। ग्लाइकोलिसिस का जो NADH2 है वो ETS में FADH2 के फॉर्म में इंटर करेगा। और अगर मैलेट अस्पार्टेट शटल काम कर रहा है, मैलेट अस्पार्टेट शटल काम कर रहा है, तो हमें ग्लाइकोलिसिस का 2 NADH2 को एज इट इज काउंट करना पड़ेगा, 2 NADH2। बात समझिएगा, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। साइटोप्लाज्मिक NADH2 को कौन से शटल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री मिल रहा है सो दैट वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करे। सो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के NADH2 को ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू अगर एंट्री मिल रहा है तो वो FADH2 के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आएगा। तो यहां पर थोड़ा देखिएगा, यहां पर 2 ATP लेस प्रोड्यूस्ड, 2 ATP लेस हो जाएगा ना, या पूरा का पूरा आपके लिए मैं कैलकुलेट कर दूं तो जो है 2 ATP यूज्ड 4 ATP प्रोड्यूस्ड। ध्यान दीजिएगा, 2 ATP यूज्ड 4 ATP प्रोड्यूस्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पर, और 2 FADH2 will give 4 ATP इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये रहा ग्लाइकोलिसिस का स्टोरी। 2 NADH2 गिव्स 6 ATP जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। ये रहा लिंक रिएक्शन का स्टोरी। 6 NADH2 गिव्स जो है 18 ATP और 2 FADH2 गिव्स 4 ATP और जो है हमें मिलेगा 2 GTP वाला ATP, GTP या जो है 2 ATP, ये हमें सबस्ट्रेट लेवल पर मिलेगा और जो है ये दोनों जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में मिले। ये स्टोरी हो गया क्रेब्स का, ये स्टोरी हो गया क्रेब्स का। तो अगर हमें नेट करना पड़े, ठीक है, नेट करना पड़े तो जो है 18 4 22 23 24 हो गया, 24 और 6 30 हो गया, 30 और 4 जो है 30 और 4 हो गया 34 प्लस 4 38 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर नेट एटीपी 36 एटीपी आएगा, नेट एटीपी 36 एटीपी आएगा। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर 2 ATP यूज होगा, 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल पर बनेगा और 2 NADH2 से 6 ATP हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लेवल पर मिला। यह था ग्लाइकोलिसिस की स्टोरी। देन 2 NADH2 से अगेन 6 ATP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पर, यह लिंक रिएक्शन की स्टोरी है। देन 6 NADH2 से हमें 18 ATP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लेवल पर, 2 FADH2 से जो है 4 ATP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पर और 2 ATP हमें मिलेगा सबस्ट्रेट लेवल पर। यह है क्रेब्स की स्टोरी। सो अगर यहां पर नेट गेन पूछा जाए, तो 18 प्लस 4 22 प्लस 2 24 हो गया, 24 प्लस 6 30 हो गया, 30 प्लस 6 36 हो गया, 36 प्लस 4 40 हो गया और 40 में 2 मैंने माइनस कर दिया, ये यहां पर 38। तो कब होगा 36, कब होगा 38, क्यों होगा 36, क्यों होगा 38, हमने बता दिया। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल ये मसल सेल में या फ्लाइट मसल सेल बोल दो, फ्लाइट मसल सेल में काम करता है। ये जो है ब्रेन के सेल में काम करता है और ये न्यूरॉन सेल में काम करता है। तो यहां पर इतना एटीपी। और मैलेट अस्पार्टेट शटल ये जो है हार्ट सेल में काम कर रहा है, ये जो है किडनी के सेल में काम कर रहा है और ये जो है लीवर के सेल में काम कर रहा है। तो यहां पर जो है 38 एटीपी मिलेगा।
ठीक है। वेल जो है ये जो शटल है ये बेसिकली एनिमल्स में ही काम करता है, एनिमल्स में भी ह्यूमन के रेफरेंस में अच्छे से समझा सकते हैं। दिस शटल्स डोंट वर्क इन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में 38 ही, और शटल्स टोटली एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में भी 38, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक में जो है एरोबिक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। तो साइटोप्लाज्मिक NADH2 क्रेब्स साइकिल का NADH, हाँ ये पॉइंट मेंशन करना बनता है। आगे आगे जो मैं मेंशन कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल 36 38 जो हम पहले से कंडीशन डिपेंड बात कर रहे थे, अब क्लियर हुआ। सारा गेम है 36 और 38 से रिलेटेड। जो दो NADH2 बना इन द साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस स्टेप में, वो ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करने के लिए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस करेगा, ऐसे थोड़ी ना क्रॉस करेगा। दो सटल सिस्टम उसको हेल्प कर रहे हैं, और दोनों सटल सिस्टम अपना अपना कंडीशन डिपेंड, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं, सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या मेंशन कर रहा हूं। सटल सिस्टम्स प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स, ठीक है, इन प्लांट्स जनरली एंड aerobic bacteria subtle systems absent, so net ATP gain is always 38 ATP। मेंशन कर दे यहां पर इन बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स अकर इन साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही नहीं, और ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अकर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लैंग्वेज में मीजोजोम भी कंसीडर हो सकता है। मीजोजोम जो कि बलून लाइक इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन ही है, तो सेल मेम्ब्रेन मेनली कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। सो ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स सब साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, और तो यहां पर शटल सिस्टम की कोई जरूरत नहीं। बात क्लियर है पक्का। सो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट या एनर्जी बैलेंस शीट में हमने अलग अलग करके, और एक तरीके से अगर हम तोड़ना चाहें तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में थोड़ा सुनिएगा, नेट एटीपी गेन, बात समझिएगा। हम ये हम एरोबिक रेस्पिरेशन की ओवरऑल बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में नेट गेन 2 ATP यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा 2 ATP यूज हुआ है, 4 ATP प्रोड्यूस हुआ है, 4 ATP प्रोड्यूस्ड है, वो भी ग्लाइकोलिसिस में। 0 ATP सबस्ट्रेट लेवल पर लिंक रिएक्शन में बना है, और 2 ATP प्रोड्यूस हुआ है क्रेब्स में, ठीक है। तो सबस्ट्रेट लेवल पर देखा जाए तो यहां पर 4 + 2 प्रोड्यूस हुआ, 2 यूज हुआ, तो 6 और 2, 6 में -2 कर दे तो 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल पर मिला। और अगर हम अलग अलग करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, तो 2 NADH2 से 6 ATP, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 देगा 6 ATP, लिंक रिएक्शन में, ठीक है, 6 NADH2 18 ATP, और 2 FADH2 4 ATP, सो टोटल 22 ATP हमें मिलेगा क्रेब्स में। तो 22 + 6 + 6 कितना हो जाएगा,
28 और 34 एटीपी नेट जो है टोटल या नेट गेन कुछ भी, यहां पर तो नेट आएगा ही नहीं क्योंकि यहां पर यूज तो हो नहीं रहा, टोटल एटीपी। ऐसे अलग अलग भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। सो 4 + 34 अगेन 38 हो जाएगा। और यहां पर जो मैंने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलिसिस के लैंग्वेज में किया है, ये मैलेट अस्पार्टेट शटल के थ्रू किया है, ठीक है। तो मैलेट अस्पार्टेट शटल के थ्रू केवल और केवल ग्लाइकोलिसिस के ही वजह से एटीपी का काउंटिंग कम या ज्यादा होता है। तो हम अलग अलग भी बोल सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा सुनिएगा। क्वेश्चन केवल ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल पर कितना एटीपी, केवल ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लेवल पर कितना एटीपी, केवल लिंक रिएक्शन में सबस्ट्रेट लेवल पर कितना, केवल लिंक रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पर कितना एटीपी मिलेगा। क्रेब्स साइकिल में अगर एक स्टील कोएंजाइम ए जाए तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लेवल पर कितना, क्रेब्स साइकिल में केवल एक स्टील कोएंजाइम ए पार्टिसिपेट करे तो सबस्ट्रेट लेवल पर कितना, लिंक रिएक्शन में एक पाइरुविक एसिड अगर पार्टिसिपेट करे तो कितना जो है एटीपी बनेगा, जो है लिंक रिएक्शन में 2 पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन करे तो कितना एटीपी, क्रेब्स साइकिल में 2 जो है स्टील कोएंजाइम ए पार्टी, तो कुछ भी नंबर दे सकते हैं। मेरे क्वेश्चन समझिएगा, इरेज करके क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं आपके लिए, समझिएगा प्लीज, ये इरेज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन आपके लिए है, करिएगा, ना समझ में आए तो कमेंट में पूछिएगा कि आंसर दीजिए तो हम बताएंगे आपको। वेल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सुक्रोज थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सो हमें बताइए कितना एटीपी, नेट गेन ऑफ एटीपी, ठीक है। तो अब सुक्रोज बोल दिया तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज 2 बार, मतलब हमें यहां पर साइकिल चलवाना है तो 38 का डबल करेंगे, माइनस करेंगे, वो थोड़ा जो है करिएगा, 38 का बेसिकली डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38 का डबल 56 कुछ होगा, नहीं 56 नहीं 30 60 हो जाएगा, 8 8 16 76 के आसपास कुछ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो सुक्रोज अगर जो है आर्टिफिशियल क्वेश्चन है, अब बात समझिए। इफ respiration starts from fructose 6-phosphate, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। इफ रेस्पिरेशन में कंसिडर कर रहा हूं फ्रक्टोज 6-phosphate से स्टार्ट हुआ, देन नेट एटीपी गेन बताइए, नेट एटीपी गेन फ्रक्टोज 6-phosphate। सो यहां पर जो है क्लू क्या है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-phosphate कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6-phosphate। फ्रक्टोज 6-phosphate के पहले जो कुछ भी हुआ वो भूल जाना है, मतलब जो एक एटीपी यूज हुआ इस क्वेश्चन में हमें वो माइनस नहीं करना है। 2 एटीपी यूज होता है ना, 2 एटीपी जब ग्लूकोज से स्टोरेज चालू होता है तब यूज होता है, लेकिन हमने स्टोरेज फ्रक्टोज 6-phosphate से चालू किया है तो हमें एक एटीपी मेरे लिए मतलब ही नहीं जो यूज हुआ। फ्रक्टोज 6-phosphate कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट, तो हमें टोटल जितना एटीपी बनेगा उसमें नेट के लिए केवल एक ही एटीपी माइनस करना होगा। बताइए कितना होगा, टोटल एटीपी 40 बनता है। अच्छा ये भी मेंशन कर देता हूं क्वेश्चन, टोटल एटीपी गेन बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज। तो यहां पर भी टोटल एटीपी गेन में हमें -2 जो ग्लाइकोलिसिस में यूज हुआ है वो माइनस नहीं करना है, हमें टोटल नेट और टोटल में टोटल नेट जब पूछा जाए तब माइनस करना है। क्वेश्चन में पूछूं वन मॉलिक्यूल ऑफ मैं आपके सामने रखूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA 1 molecule of 3 PGA
कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो हमें बताइए यहां पर, हमें बताइए टोटल एटीपी गेन, टोटल एटीपी गेन। अब हमने एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA, मतलब 3 PGA बनने के पहले जो कुछ भी हुआ सब भूल जाना है। 3 PGA के बाद जितना भी हमें सबस्ट्रेट लेवल पर एटीपी और जो है ऑक्सीडेटिव या अपना डिहाइड्रोजनेशन से जो रिड्यूस्ड कंपाउंड बनेगा वही कंसीडर करना है। आर्टिफिशियल क्वेश्चन है। और एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA है तो हमें एक के ही लैंग्वेज में एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA बनाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ 2 PGA बनाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ जो है फॉस्फोनॉल पाइरुवेट बनाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट, एक मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए और एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए एक बार पूरा साइकिल करेगा। अब 3 PGA के पहले जो कुछ भी सबस्ट्रेट लेवल पर बना, यूज हुआ या जो है रिड्यूस्ड NADH2 वगैरह बना, सब भूल जाना है। हमें केवल 2 PGA से आगे स्टोरी कैलकुलेट करना होगा। बात क्लियर है? 3 PGA से। ठीक है, ऐसे में मैं बोल दूं यहां पर क्वेश्चन में वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। वन मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो बताइए एटीपी गेन बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, केवल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो एसिटिल कोएंजाइम ए का एक मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब अब हमें केवल क्रेब्स की ही बात करना है। एसिटिल कोएंजाइम ए से पहले जितनी भी स्टोरी है सब भूल जाना है। तो क्रेब्स साइकिल एक बार चला तो 3 NADH2 और एक FADH2 बनता है और यही है जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो इससे कितना एटीपी बनेगा सिर्फ वही बताना है। जीटीपी वाला जो हम ऐड करते हैं वो ऐड नहीं करना है। बात समझा? सो जो है सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों को जोड़ के एटीपी पूछ सकते हैं। केवल सबस्ट्रेट लेवल पर कितना बना, केवल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लेवल पर कितना बना, प्रोसेस कहीं से भी उठा लिया जाए। मैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बना, जनरली 38 कंसीडर करते हैं, सटल दिया हो या ना दिया हो, प्लांट्स में तो 38 ही कंसीडर होता है। एक ग्लूकोज से 38 में 10 ग्लूकोज, 5 ग्लूकोज, कोई भी ग्लूकोज दे सकता हूं। मैं जो है 2 पाइरुवेट नेचुरली ग्लाइकोलिसिस के बाद बनता है, मैं 4 पाइरुवेट, 5 पाइरुवेट से बात आगे बढ़ाऊं, मैं 2 एसिटिल कोएंजाइम में 3 एसिटिल, कहीं से भी पॉइंट समझा। एक क्रेब्स साइकिल, 2 क्रेब्स साइकिल, 4 क्रेब्स साइकिल, बताइए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 4 क्रेब्स साइकिल से कितना एटीपी देगा। 4 जो है साइकिल हुआ क्रेब्स का, सबस्ट्रेट लेवल पर कितना एटीपी बनेगा, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, वेल एटीपी काउंटिंग, कैलकुलेशन ऑफ एटीपी रियलिटी में तो नहीं हो सकता, ये एक थियोरेटिकल एक्सरसाइज है। कुछ अजम्पशन के बेसिस पर ही हम, ये जो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट आपके सामने रखा है, ये कुछ अजम्पशन पर डिपेंड है। इन रियलिटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन या ड्यूरिंग रेस्पिरेशन काउंटिंग ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ एटीपी इन रियलिटी ये एग्जिस्ट नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिकल लेवल पर हम काउंट नहीं कर सकते, या एग्जैक्ट लेवल पर। प्रैक्टिकल लेवल पर तो स्टॉप करके ये थियोरेटिकल काउंटिंग है, कुछ अजम्पशन है। थोड़ा सुनिएगा, हर एक स्टेप एक के बाद एक हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस के बाद, लिंक के बाद, क्रेब्स साइकिल के बाद ETS, अगर एक के बाद एक स्टेप्स हो रहा है तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं एटीपी को। दूसरा, साइटोप्लाज्मिक NADH2 यूं ही बिना किसी सटल के पार्टिसिपेट कर रहा है, यूं ही, नॉट सटल के, साइटोप्लाज्मिक NADH2 जो है यूं ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करे तब। ठीक है। तीसरा, केवल ग्लूकोज ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के जैसा काम करे तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथा, थ्रू आउट रेस्पिरेशन कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को हम किसी दूसरे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में यूज ना करें। एम्फीबॉलिक पाथवे मेरा नेक्स्ट हेडिंग होगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि रेस्पिरेशन हो रहा है, पाइरुवेट बना,
पायरुवेट आगे पार्टिसिपेट ना करके उसको खींच लिया जाएगा अलानिन अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में। ऐसे में आपको बताऊंगा सक्सिनिल को एंजाइम ए, एस्टिल को एंजाइम ए, अलग अलग जो है। सो respiratory balance sheet या calculation of ATP, it does not exist in reality. It is theoretical exercise based on few assumptions. पहला assumption, all the steps occurring one after other. Cytoplasmic NADH2 participating in the oxidative phosphorylation. Except glucose, no other substrate will be involved in respiration, and during respiration the intermediates obtained will not participate in the synthesis of other compound. ये चार अगर assumption है तो respiratory balance sheet ATP कैलकुलेशन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। रियलिटी में क्या है, सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। एक तरफ ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, दूसरी तरफ क्रिप्स भी चल रहा है, ETS भी चल रहा है, सब पैरेलल चलते रहते हैं। ठीक है। दूसरा, केवल ग्लूकोज नहीं, फैट और प्रोटीन भी रेस्पिरेशन में यूज होते हैं। तीसरा, रेस्पिरेशन में जो इंटरमीडिएट बनते हैं केवल और केवल आगे ही नहीं बढ़ते रहते हैं, इनको जो है प्रोसेस से ऑन डिमांड जब जरूरत पड़ेगी प्रोसेस से पुल करके हम इनको कहीं और भी यूज करते हैं। और रेस्पिरेशन को जब चाहे जहां चाहे एंजाइम के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जस्ट थियोरेटिकल कैलकुलेशन है। ये पॉइंट मेंशन करके वीडियो लेक्चर फिनिश करता हूं मैं। सो फटाफट समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला। कैलकुलेशन ऑफ एटीपी, कैलकुलेशन ऑफ एटीपी गेन आफ्टर complete oxidation of glucose is just a theoretical exercise does not occur in reality या cannot be done in reality। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। ईच प्रोसेस occurring one after other, मतलब पहले ग्लाइकोलिसिस, देन जो है लिंक रिएक्शन, देन जो है क्रेब्स साइकिल एंड देन जो है ETS, एक के बाद एक हुए तभी ऐसा कैलकुलेशन पॉसिबल है। दूसरा मैंने बोला यहां पर साइटोप्लाज्मिक NADH2 participates in ETS as usual, बिना कुछ as usual, बिना कोई सटल याद किए ऐसा एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। तीसरा यहां पर एक्सेप्ट ग्लूकोज no other substrate used in respiration, तब हम एटीपी काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज एटीपी तो जो है फैट के भी ब्रेकिंग पे बहुत सारा, ठीक है। और इंटरमीडिएट्स obtained during respiration not used in synthesis या formation of other compounds, ठीक है, तब ये कैलकुलेट किया जा सकता है। बट थोड़ा सुनिएगा, मेंशन कर देते हैं। इन रियलिटी all process of respiration
ऑल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, ठीक है। और मेंशन कर दें इंक्लूडिंग ग्लूकोज, फैट्स एंड प्रोटीन्स ऑल्सो यूज्ड, ठीक है। और पॉइंट मेंशन कर दे यहां पर जो है इंटरमीडिएट्स आर pulled from process as and whenever required to form other compounds, ठीक है। ATP formation डिपेंड ऑन यूज, ये वाला जो है लाइन पीएफके को जो है बता रहा है, ग्लूकोज ब्रेक हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। अब पीएफके के पास जो एलोस्टेरिक एंजाइम था उसको सिग्नल मिला कि बात आगे मत बढ़ाओ, तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया ना, हम वो ग्लूकोज जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तक ब्रेक हो चुका है, अब पीएफके फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फर्दर 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो एटीपी काउंट कैसे होगा, पॉइंट समझा, ठीक है। एटीपी एंड और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर सकते हैं, प्रोसेस आर एंजाइम कंट्रोल्ड, तो एंजाइम कब काम करेगा कब काम नहीं करेगा डिपेंड है बहुत सारे सिचुएशन पर, ठीक है। जो है प्रोसेस आधा हो गया, एंजाइम के लिए जो है इन्वायरमेंट, सुटेबल इन्वायरमेंट अवेलेबल ही नहीं है, तो हम कैसे जो है ग्लूकोज का एटीपी गेन कैलकुलेट करेंगे। सो अगर ये 4 बातें हम माने तो एटीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये 4 बातें सिर्फ थ्योरी है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत सारे प्रोसेस सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और भी बहुत सारी चीजें बनती रहती हैं, और सेल के अंदर बहुत सारे जो है ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस या लिंक या जो है क्रेब्स साइकिल हुआ, हम नेक्स्ट हेडिंग लेंगे वही एम्फिबॉलिक पाथवे। वहां पर हम आपको बताएंगे कि बहुत सक्सिनिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, इन सभी इंटरमीडिएट्स को जब भी जरूरत पड़ती है बाहर निकालते हैं, मतलब उस समय रेस्पिरेशन रुक जाएगा, निकाल के इनको जो है हम यूज करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बात समझा, ठीक है। सो यहां पर हमने ईटीएस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और रेस्पिरेटरी बैलेंस शेट फिनिश किया। एटीपी का स्ट्रक्चर थोड़ा हमें समझना है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आ जाएंगे, और हमें जो है एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन समझना है, ठीक है। एफिशिएंसी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी लेस देन 7% बातें हो चुकी है, हम हाईलाइट तो कर ही चुके हैं कि एक ग्लूकोज के पास जितना एनर्जी होता है उसका केवल 45% ही एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेंगे। एफिशिएंसी, एटीपी का स्ट्रक्चर, एम्फिबॉलिक पाथवे हम बताएंगे, और बाद में आएगा एक हेडिंग रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। देखिए, रिमाइंड करिए अच्छे से। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है ईटीएस से रिलेटेड, उस डायग्राम को स्कैन कर लीजिए अपनी आंखों से एज इट इज। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप जो है अटेम्प्ट कर लीजिएगा, बाकी एक्सप्लेनेशन मेरा खुद का जो है स्टाइल में, और कहीं से सुने समझे तो स्टाइल भी अपना लीजिएगा, ठीक है। सबका अपना अलग स्टाइल है ईटीएस समझाने का। ये हो गया, बहुत सारी बातें क्वेश्चन करिएगा जो हमने आपको दिया, पूछिएगा कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।